नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और तकलीफें आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली लेडीज़ के लिए। आज का टॉपिक ये है कि लेडीज़ को कुछ लेडीज़ को, या फिर मैं कहूँ अगर परसेंटेज के हिसाब से, तो 100 में से 90% लेडीज़ को कपड़े खरीदने का बड़ा शौक होता है, ज्वेलरी खरीदने का बड़ा शौक होता है। अच्छा, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनको खाना बनाने का बड़ा शौक होता है, या फिर कुछ को सफाई की बड़ी बीमारी होती है। तो ये अलग अलग तरीके के जो शौक हैं, क्या कारण है? क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक ज्योतिषीय कारण छिपा होता है। तो यहाँ पर हम ज्योतिषीय कारण जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, और देखिए यहाँ पर एक ही समस्या भी बन सकती है अगर आपको बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने का शौक है। जैसे मुझे बहुत कपड़े खरीदने का शौक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि महीने के एंड में पैसे ही नहीं बचते क्योंकि पहले कपड़े खरीद लिए होते हैं। तो यहाँ पर एक ये समस्या का कारण बन जाता है कि जब हमें एक्चुअली मनी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर हमारे पास मनी नहीं होती है। तो इसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो समस्याओं का भी हम निदान ढूंढेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों इतना शौक है। क्योंकि अक्सर हम लोगों से पूछते रहते हैं कि तुम्हारा पेट नहीं भरता इतने कपड़े खरीद के। मेरी मम्मी तो मुझसे जरूर यही कहती हैं। तो ये इसका जो कारण है ये भी जानेंगे, साथ ही साथ आपकी कॉल्स लेंगे। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर कॉल नहीं लग पा रही है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फोन पे बात कर सकते हैं, फोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत खुश होती हूँ मैं प्रोग्राम करते समय, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मुझे टॉपिक जानने को मिलते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में जानने को मिलता है। अच्छा, अभी अगर मेरी मम्मी प्रोग्राम देख रही होंगी, वो बड़ी खुश होंगी क्योंकि उनको आज रीज़न पता चल जाएगा कि भाई, वो मुझसे हमेशा कहती तुम्हारा पेट नहीं भरता कपड़े खरीदते खरीदते। क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं को कपड़े खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का बड़ा शौक होता है? अच्छा, एक चीज़ और कि कुछ महिलाओं को खाना बनाने का बड़ा शौक होता है, वो हमेशा किचन में रहती हैं। और कुछ को सफाई की बड़ी बीमारी होती है, उनमें मैं भी आती हूँ कि उनको सफाई की एक सनक हो जाती है, एक बीमारी तक वो पहुँच जाती है सीमा। क्या रीज़न है? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपतये नमः। मित्रों, जहाँ किसी भी शौक की बात करी जाए तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई ग्रह है, कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारण है, तभी किसी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी होती है। मैं कई ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जिन्हें बिल्कुल शौक नहीं है सजने संवरने का, बिल्कुल शौक नहीं है कपड़े खरीदने का, और कई बार तो अचंभा होता है कि वो कहती हैं हमें ज्वेलरी नहीं चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उनकी बातें सुनता हूँ और उनके पीछे ज्योतिषीय कारण देखता हूँ तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सत्यवादी हैं ये। क्यों? क्योंकि ये ग्रह ऐसे ही नेचर देते हैं। अब उदाहरण के लिए लीजिए, अगर किसी स्त्री की पत्रिका में शुक्र लग्न में आ गया या सप्तम में आ गया, तो निश्चित तौर पर उसकी मानसिकता क्या होगी। उन महिलाओं में खास तौर पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, फैशन ओरिएंटेड। साथ में वहाँ वस्त्रों, ज्वेलरी की बात जहाँ गई, कपड़ों और ज्वेलरी की बात आ गई, तो निश्चित तौर पर उसमें इतनी ज़्यादा रुचि लेने लगती हैं कि वो शायद खाना पीना भी भूल जाएं। उन्हें लगता है कि शायद मैं अगर ये कपड़े खरीद लूँ तो बिल्कुल, जैसे भी कहा श्रद्धा जी ने कि पेट नहीं भरता, तो बिल्कुल उनका पेट इसी चीज़ से भरता है कि आज मैंने क्या शॉपिंग करी है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो सब पहन लें, उनका मन है सिर्फ खरीदने का कि यह भी मेरे पास हो। ये आसक्ति कहाँ से आती है? और मैं यहाँ तक ये कहूँगा कि खाली महिलाओं में ही आसक्ति नहीं देखेंगे आप, ये पुरुषों में भी देखेंगे। पुरुषों में इसको थोड़ा सा बदल लें, वहाँ कपड़ों की आसक्ति भी देखेंगे आप, साथ में आप वहाँ परफ्यूम्स की आसक्ति भी देखेंगे। यहाँ पर जिसे हम एसेंस या परफ्यूम्स या ड्यू कहते हैं, वो भी वहाँ पर आप देखेंगे। और दूसरी एक चीज़ निकल कर आती है पुरुष प्रधान में कि सबसे ज़्यादा कारों का शौक आ जाता है। ड्राइविंग्स का जो शौक आता है वो कहाँ से आता है? लग्जरी से लग्जरी कार खरीदी जाए या कैसा मॉडर्नाइज किया जाए अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये देन शुक्र देवता की ही है। और ये सारी चीज़ें निकल कर तब आती हैं जब पत्रिका में कुछ युतियाँ ऐसी बनती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बताया कि लग्न में शुक्र हो, सप्तम में शुक्र हो, शुक्र की महादशा हो, और साथ में चंद्रमा कहीं ना कहीं से लग्न को प्रभावित करता हो, चतुर्थ को प्रभावित करता हो, सप्तम को प्रभावित करता हो, या लग्न में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो, तो निश्चित तौर पर एक चीज़ और आ जाएगी, चंचलता के साथ नवीनता। अब खाली कपड़ा खरीदने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो खरीद लेना है, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट फैशन की बात आ जाती है, तो वो भी देता है। और साथ में एक ऐसी मानसिकता बना देता है, कई बार तो ये देखने को लगता है कि ये व्यक्ति साइको तो नहीं हो गया है, कि सिर्फ इस व्यक्ति के दिमाग में यही है कि मैं कपड़े खरीद लूँ, या मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ।
पहनने कब जाएंगे जब इतना खरीद रहे हैं? तो कई बार ये सवाल भी उठता है, और ये सारी आसक्ति हमें ये ग्रह देते हैं, और ये नेचर कई बार आप देखते हैं एकदम बदल जाती है। कईयों को ज्वेलरी खरीदने का बड़ा शौक है। अब इसके पीछे आसक्ति देने वाला कौन है? इसके पीछे देने के लिए बृहस्पति कारक है, साथ में शुक्र की युति बनी। फैशन और बृहस्पति दोनों ने जब जुड़कर बात करी तो वो ज्वेलरी की बात आ गई। अब साथ में अगर आप कई लोग लेडीज़ को देखते हैं डायमंड बड़ा पसंद है। अब डायमंड की क्या बात हो गई साहब? डायमंड इसलिए पसंद आ गया कि शुक्र का रत्न ही डायमंड है। हीरा उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं उनके लिए वो बहुत लाभकारी हो। मैं ऐसे कई पत्रिकाएं देख चुका हूँ कि हीरा खरीदने का बड़ा शौक़ है, पहनने का बड़ा शौक़ है, पर जैसे ही पहनेंगे बीमार हो जाएंगे या नुकसान उठाएंगे। कारण अगर पत्रिका में शुक्र निचस्त हुआ या शत्रु राशि में बैठा हुआ तो वो आपके लिए विनाशकारी होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि इस तरह की आसक्तियाँ कई बार हानिकारक भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावी होती हैं जिनको हम अलग अलग विषयों के रूप में आपके सम्मुख रखेंगे। पर मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है तो निश्चित तौर पर ज्योतिषीय कारण उसके पीछे ज़रूर छुपे हैं। ऐसे कुछ नहीं हो जाता। कोई भी आपके साथ व्याधि है, कोई भी आसक्ति है, कोई भी आपके मन में भाव है, तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारण से उठ रहा है। तो कृपया इसके लिए सर्वप्रथम अपनी पत्रिका का अवलोकन कराएं, बजाय इसके कि किसी और को दोषी ठहराएं या अपने आप को दोषी ठहराएं, या सिर्फ इस चीज़ के लिए पछताएं कि साहब मैंने ऐसा क्यों किया, या मुझे ऐसे ये शौक़ क्यों है, या क्या है। आप इससे पीछे भी हट सकते हैं अगर आप इसके निश्चित तौर पे उपाय करते हैं तो। बिल्कुल, तो उपाय करना अगर हम चाहें तो हम उपाय भी करें, क्योंकि मैंने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम इतनी शॉपिंग कर लेते हैं, जब ज़रूरत का समय आता है तो पैसे कम होते हैं या पैसे खर्च हो चुके होते हैं। तो उपाय भी बेहद ज़रूरी है। ये भी जानूंगी, एक और टॉपिक था कि सफाई की एक सनक होती है, साथ ही साथ खाना बनाने का किसी को बहुत शौक होता है, अच्छा लगता है, लेकिन हर समय कोई किचन में घुसा रहे तो कभी कभी वो चीज़ इरिटेट भी करती है। हम भी घर में अगर मम्मी वगैरह किचन में हर समय हो तो हम कहते हैं कि आप हर समय किचन में रहते हो। तो एक इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, लेकिन पहले सुमन जी से बात कर लेते हैं, पंजाब से वेट करिए। सुमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्कार जी, नमस्कार गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका बर्थ है 12 अक्टूबर 2001, 8:05 सुबह के। सुबह के 8:05। हाँ जी मैम। जन्म स्थान बता दें? जन्म स्थान संगरूर, पंजाब। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? मैम एक तो इसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक मैम ये इसके 60% से इसके ज्यादा नंबर, जितनी मेहनत करता है उतनी सफलता नहीं मिल पाती इसे। जी, जितनी मेहनत करता है उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। देखिए, सबसे पहली बात बहना आपको बता दूं कि इस पत्रिका को अगर आप समझें तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी इसकी नेचर में। एक तो इसके लिए टिक के बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दशम में चंद्रमा है। अब दशम में कार्यस्थल पर जब किसी व्यक्ति की चंद्रमा होगा तो वो कहीं पर निश्चित तौर पर बैठ नहीं पाएगा। माइंड को कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। वो बाउंसिंग बॉल वाली कंडीशन आ जाती है। वो बस अपने दिमाग को रोकने में बड़ा प्रयत्न लगाता है, उसी में सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरी बात आपने जो कहा परसेंटेज कमाने की बात, उसका कारण है कि यहाँ कन्फ्यूज़न भी बहुत है। केतु की महादशा, केतु मंगल के साथ में और बृहस्पति पे दृष्टि, और बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना के बैठा है। तो कृपया इस गुरु चांडाल योग की शांति अवश्य करा लें, नहीं तो ये इसके जीवन में बहुत उठापटक देगा, क्योंकि ये जो इसके सारे गुण हैं उनको ये समाप्त कर रहा है, ये दोष। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप कहें कि ये व्यक्ति जीवन में किन सफलताओं को या ऊंचाइयों को छुएगा, तो निश्चित तौर पर इसका आप आकलन अभी नहीं कर सकते और नहीं जान पाते। कई बार हम बच्चों को या अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को बहुत छोटा आंकते हैं और उनको देखते हैं कि साहब ये क्या कर लेगा, ज़िंदगी में ये कुछ कर पाएगा, मुझे तो लगता नहीं है। मुझे ठीक एक याद आते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया करते थे, तकरीबन आज से बात करूं तो 14-15 साल पुरानी बात है। आज भी मिलते हैं तो मैं उनको यही बात याद दिलाता हूँ। अपने बेटे को लेके आए, वो 10th क्लास में था, और कहते हैं साहब निकम्मा है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। मैंने कहा साहब एक दिन ये निकम्मा ही आपको कर्जा देगा। कहते हैं ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं इससे कर्जा लूँगा? मैंने कहा बिल्कुल आप इसी से लेंगे, ये इतना कमाएगा कि ये लोगों को लोन देगा। तो कहते हैं देखेंगे महाराज, हमें तो लगता नहीं कि ये निकम्मा कुछ करेगा। बार बार वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा निकम्मा क्यों कह रहे हैं, मुझे बताएं। ये सब पढ़ता नहीं है। मैंने कहा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना वो निर्धारित होता है उसकी परसेंटेज से या पढ़ाई से। और आप ये कहते हैं कि खाली हम ये कहें कि 60% लेता है या 70% लेता है, इससे ये आकलन कर लिया जाए कि ये पढ़ता नहीं है। पढ़ता ये बहुत है, उसके बाद इसे रिजल्ट्स कितने मिलते हैं ये डिफरेंट चीज़ है। दूसरी बात, आज की स्थिति अगर आप देखें तो वो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है, और
वो अपने पिता के साथ में कई बार जब उनको व्यापार में दिक्कत होती है तो उन्हें पैसा देता है। तो आज भी मुझे कई बार मिलते हैं तो कहते हैं आचार्य जी बात याद आती है, आज इससे लोन लेना पड़ता है। कभी कभी मैं इससे कहता हूँ बेटा 5 लाख रुपए दियो, तो ये मिनट में निकाल के दे देता है। तो बात ये ही आ गई कि आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसे ना आंकें कि साहब ये क्या कर लेगा या क्या कर पाएगा। आप उसका हौसला बढ़ाएं जीवन में किसी तरह से भी। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है काउंसलिंग। बच्चे को अगर आप पॉजिटिव काउंसलिंग देते हैं और प्रैक्टिकली उसको आप उत्साह देते हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप उसको इतना ज़्यादा उत्साहित करें कि वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में अपनी चीज़ों को गलत चलता जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो हमेशा आदमी को ये चीज़ देता है कि वो व्यक्ति अपने मार्ग से हट जाता है। तो निश्चित तौर पर एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये परिस्थितियाँ हैं तो आप उस बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव करें और जो कमियाँ हैं उसको खुद भी समझें और उससे पूछें, डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन ढूंढें। और जो मैंने पत्रिका के साथ आपको बातें बताई उनका थोड़ा सा अमल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें जो आपको यहाँ इस मंच के माध्यम से पता चलती हैं, थोड़ा सा उन पे ध्यान दें, उनके अनुसार चलें, ज़रूर जो जीवन की परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाएगी। इतनी बड़ी परेशानी कोई नहीं है। पुनीत जी हैं दिल्ली से, बात कर लेते हैं। पुनीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। मैं डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपनी बिटिया के बारे में पूछना है, रिधिमा कपूर। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं रिधिमा का। 19 अक्टूबर 2009 और टाइम है सुबह 8:01। बर्थ प्लेस है दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? ये इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, मतलब बार बार बीमार पड़ जाती है, समय समय पर बीमार पड़ती रहती है। हाँ जी। जी देखिए यहाँ अगर पत्रिका के माध्यम से जानना चाहें या समझना चाहें तो सबसे पहली बात, इस बच्चे के लग्न में ही सूर्य पीड़ित है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होती, हार्ट स्ट्रांग नहीं होता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करें कि सूर्य की उपासना इससे ज़रूर कराएं, सूर्य नमस्कार करना सिखाएं, गायत्री मंत्र का पाठ करना सिखाएं। इस बच्चे को ये चीज़ें सारे संस्कार आप इसे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसकी जो दशा चल रही है, शुक्र में राहु की दशा चल रही है और यहाँ पर अगर शुक्र और राहु की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। अब वो कैसे? क्योंकि राहु बैठा हुआ है चतुर्थ में, चतुर्थ राहु बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी बात, कालसर्प योग की युति बनाता है। तीसरी बात, यहाँ शुक्र को अगर आप देखें तो शुक्र कन्या राशि में पीड़ित है। अब ऐसी स्थितियों में बच्चे से हम ये बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे तो वो गलत होगा। यहाँ हमें उसको पॉजिटिव करके उसके उपाय कराकर उससे हमें ये कहना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि वो और अच्छा कर सके। क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ ही उसके साथ विपरीत हैं। जन्म के समय जो ग्रह स्थितियाँ हैं निश्चित तौर पर वो उसके लिए बहुत पीड़ादायक हैं। देखिए हमेशा एक चीज़ होती है कि हम कई बार बच्चों से ये उम्मीदें लगा लेते हैं कि साहब आप हमें ये करके दिखाइए, आप ऐसा करिए, आप ये करिए, आप हमारे जैसा बनिए या उस जैसा बनिए। देखिए जो जैसा है वो वैसा है। मुझे अपने एक टीचर की बात याद आती है। मैं कहा गुरुजी हम क्या करेंगे जीवन में? बहुत छोटा था मुझे, फिर भी प्रश्न पूछता था। मुझे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी और कई लोग इरिटेट हो जाते थे और कई बड़े खुश होते थे कि साहब ये कुछ पूछता है तो कोई तर्क होता है उसके पीछे। मैं कहा कुछ कर पाएंगे, परमात्मा ने ऐसे ही भेज दिया है कि कुछ कर भी पाएंगे हम जीवन में। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया मुझे। कहते हैं बेटा इस धरती पर एक जो सबसे छोटा जीव दिखाई देता है ना, चींटी, वो भी व्यर्थ में नहीं आई। उसको भी परमात्मा ने कोई कार्य सौंपा है और तुझे भी कोई काम सौंपा होगा। निश्चिंत होकर अपना कर्म करे चल। और वही बात मेरे दिमाग में हमेशा रही और मैं उसी का अनुसरण करता हुआ आज आपके सम्मुख हूँ। देखिए निश्चित तौर पर अगर आप ये बात मान के चलते हैं कि जीवन यूं ही नहीं मिल जाता, और कई बार हम जानते हैं कि बड़ी निराशावादी बातें करते हैं कि साहब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार हो रहा है, मैं बड़ा उदास हूँ, ये हूँ। मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको परमात्मा ने मनुष्य बना दिया, सबसे बड़ी बात उसका इसके लिए धन्यवादी हूँ। दूसरी चीज़, परमात्मा ने आपको स्वस्थ रखा और स्वस्थ होकर आप जीवन यापन कर पा रहे हैं, अपनी जीविका चला पा रहे हैं, यही बहुत है। बाकी आपकी सारी चीज़ें, आपकी डिमांड्स, आपकी ख्वाहिशें अगर पूरी हो भी जाएं तो नित्य नवी पैदा हो जाएंगी। कारण क्या है? कभी पूरी होती नहीं किसी की, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मुझे एक बात याद आती है, देंदा दे लेंदे थक पाए। तो वो बात सही है, परमात्मा देता रहता है और हम लेते लेते थक जाते हैं। इस संसार में सब कुछ देखने के लिए इतना कुछ है, लेते देखते देखते आंखें थक जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, पर वो सुंदरता ख़त्म नहीं होती। इसमें खाने इतने हैं कि खाते खाते हम ख़त्म हो जाते हैं, दांत नहीं रहते और उसके बाद भी भोजन ख़त्म नहीं होता। पर मनुष्य हमेशा ये शिकायत करता रहता है कि साहब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। भाई सब मिल भी जाएगा तब भी क्या। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आप ये
अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करें, होश रखें कि हम कौन हैं और किस कर्म के लिए आए हैं, और पॉजिटिव होकर वो कर्म करते चलें। निश्चित तौर पर आप अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और सही बात कही कि आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी ये बात, लेकिन अब समझ में आ रही है कि हम जितनी हमारी एक आवश्यकता पूरी होगी, अगले दिन एक नई आवश्यकता पैदा हो जाती है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कई बार जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जिनके पास अच्छे से खाने को नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जिनके पास ढंग के कपड़े पहनने को नहीं है, वो किसी के दिए हुए कपड़े पर निर्भर रहते हैं, रहने को छत नहीं है, गर्मी में पड़े होते हैं, तो फिर लगता है कि हमें तो ईश्वर ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रखी है जिसमें हम अच्छे से रहते भी हैं, अच्छे से खाते भी हैं, अच्छे से कपड़े भी पहनते हैं, तो और जो छोटी मोटी जो परेशानियां आती हैं जीवन में, उनको लेके हम रोते रहते हैं। तो मेरे एक टीचर थी, वो ज़रूर कहती थी कि जब भी आप खुद से परेशान हो, आपको चीज़ें नहीं मिले, तो अपने से नीचे वालों को देखो, तो ज़रूर आपको एक शांति मिलेगी अपने लिए, और यही होता है। खैर, ये बातें हम ज़रूर जानेंगे और अभी विषय जो है वो भी बाकी है, लेकिन प्रीति जी वेट कर रही हैं, बात कर लेते हैं। प्रीति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी प्रीति जी। मेरा नाम प्रीति, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1982 और सुबह 15 पे पैदा हुई थी मैं। सुबह कब पैदा हुई थी? 4:15। 4:15। जन्म स्थान? और मंगलवार। जन्म स्थान बताएं। पंजाब, कपूरथला। कपूरथला। क्या जानना चाहती हैं प्रीति? मुझे हर काम में आलस क्यों आता है और मेरी शारीरिक पीड़ा भी बहुत है। जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे आपने। प्रीति देखिए, एक चीज़ की तो दाद देनी होगी कि आप में एक हौसला है अपनी इस कमज़ोरी को पहचानने का और मानने का। कोई भी आलसी ये नहीं कहता कि मैं आलसी हूँ, वो ये हमेशा ये कहता है कि साहब लोग बिना बात के कहते हैं मैं आलसी, मैं इतना काम करता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और दूसरी बात, आपकी पत्रिका से ही पूछें कि साहब ऐसा हो क्यों रहा है आपके साथ, और वो इसलिए हो रहा है कि बृहस्पति में बुध की दशा है, और बुध की स्थिति यहाँ आप देखें तो बुध की स्थिति यहाँ आपके लग्न में शुक्र के साथ है, क्योंकि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हैं। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई आप ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति दूसरा कर दे। शुक्र के साथ जब बृहस्पति आता है तो व्यक्ति नौकरों चाकरों पर निर्भर रहना चाहता है, चाहे मिले चाहे ना मिले, वो एक अलग बात है, पर उसकी अंदर से कामना ये होती है कि ये मेरे लिए कोई और कर दे, मेरे लिए कोई और कर दे। तो उससे क्या आएगा, ये लेजीनेस आएगा आपके लिए, आपके अंदर ये जो आलस्य प्रमाद बढ़ रहा है वो उसका कारण ये है। दूसरी बात, खास तौर पे अपनी बॉडी वेट का ध्यान रखिएगा। अगर बॉडी वेट बढ़ रहा है बृहस्पति की वजह से, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के दान करना शुरू करिए और साथ में गणपति की उपासना करिए। खास तौर पे मित्रों, मुझे एक बात पे याद आ गई। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि साहब आपने कहा गणपति की उपासना करें, तो कैसे करें? मैंने कहा आपको जैसे दिल करे आप यूँ कहिए, गणेश जी कैसे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, आप जो मर्जी बात करें, पर आपको उस प्रभु को याद करना है। मुझे इस पर एक बात याद आ गई। कहते हैं एक भेड़ चराने वाला एक रेगिस्तान में बैठा हुआ बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहा था? उसने कहीं सुना था मस्जिद के किनारे निकलते हुए कि जो खुदा है वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला रहता है। तो उसने कहा कि यार खुदा का कोई शरीक नहीं है, मेरा भी कोई शरीक नहीं है, मैं भी अनाथ हूँ। तो अनाथ की समझ सकता है, चल बात करते हैं। तो अपने आप बैठा बैठा कहता है, खुदा मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ आ जा, मेरे पास 10 भेड़े हैं, उसका दूध भी पिलाऊंगा, तेरी जुएँ भी निकाल दूंगा, और तू कहेगा तो तुझे खाना भी खिला दूंगा, तू कहेगा तो तेरे कपड़े भी धो दूंगा, पर तू मेरे साथ रहे, मैं अनाथ हूँ ना, हम दोनों का साथ हो जाएगा, दोनों एक साथ रह लेंगे। इस बात को सुन रहे थे मूसा। अब मूसा वहाँ से जब निकले तो उन्होंने एक खींच के थप्पड़ लगाया। कहता है तू खुदा की जुएँ निकालेगा, तू खुदा को दूध पिलाएगा, जिसने सारी कायनात बनाई तू उसे खिलाएगा? कहता है नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आप बता दीजिए बंदगी कैसे करते हैं, मैं तो कहा उससे बात ही कर लूँ 2 मिनट। ये बात करने की देर थी और वो व्यक्ति रोने लगा, और इसके बाद उसने समझाया कि ऐसे नहीं करते। उससे कहा जाता है खुदावर बंदा ताला मुझे आप ऐसी तौफीक दें कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं, मुझे ऐसी दें। मैंने सारी विधि उसको समझाई जैसे एक मौलवी समझाते हैं। और उसके बाद निश्चित तौर पर जब वो व्यक्ति उस तरह करने लगा, पर जब मूसा घर गए और रात हुई, सोए, तो सपने में खुदा आके उसे कहते हैं आज तूने बहुत गलत किया, आज तूने एक बंदे को जो मुझसे जुड़ा था तूने मुझसे दूर कर दिया, तूने उसे बांध दिया, तूने उन्हें शर्तों में रख दिया। वो तो दिल से मुझसे बात कर रहा था और तूने नई बात छेड़ दी। कहता है उसे वही करने दे जो वो कर रहा था, जाके उससे माफ़ी मांग। और ये इल्हाम सुनते ही मूसा रो पड़े और उठ के सुबह भागे उस भेड़ वाले को, अहली को ढूंढते हुए।
और निश्चित तौर पर उसे समझाया, भाई तू जैसे कर रहा था तो मुझे भी सिखा दे, मैं भी वैसे ही करूँगा। तेरी वजह से आज खुदा मुझे सपने में आके कह गया, कल शायद सामने आके बैठ जाए, तो कृपा तू मुझ पे ये कर, ये तौफीक मुझे भी दे कि मैं भी ये कर सकूं। तो निश्चित तौर पर मेरे मन में भी ये भाव आता है कि कहीं कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछता है कि कैसे प्रार्थना करें। अरे प्रार्थना आप अपने आप को निछावर करके करिए, कोई नियम नहीं होते। हाँ, अगर कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई विधि आप जानना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, पर दिल से बात करनी हो तो कैसे करेंगे? दिल से तो बात ऐसे ही होती है कि आप जो दिल की बात है अपने मित्र की तरह उसे समझ के कह दें। मुझे याद आता है भगवान कृष्ण की फ़ोटो मेरे पास थी, बड़ी सुंदर फ़ोटो है, आज भी है। कई बार मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे से बातें करते हैं कान्हा। तो मैंने उसी की एक प्रति एक महिला आई मेरे पास और बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मेरे प्रिय हैं ये कान्हा, आप लेके जाइए और इनसे बात करिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, मुझे तो बहुत देते हैं। तो कहती हैं कैसे बात करनी है, कैसे इनसे क्या कहना है? मैंने कहा बस आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। कहते क्यों? मैंने कहा एक चीज़ बताइए, भूखे को बताना पड़ता है खाना कैसे खाना है, कि कहाँ डालना है, क्या करना है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे भूख लगी है, वो सब कुछ खा जाएगा। तो जब किसी को परमात्मा से बात करनी हो, दुखड़ा रोना हो, तो उसे तरीके समझाए जाएंगे, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं। देखिए ज्योतिषीय कारणों को भी अगर आप समझना चाहें तो आप परमात्मा की रज़ा को समझना है। मैं ज्योतिष को सिर्फ इसी दृष्टि से लेता हूँ कि मुझे मेरे मालिक की रज़ा समझ आ जाए कि वो चाहता क्या है मुझसे परमात्मा, या मेरे कर्मों का लेखा जोखा है क्या। कोई भी दुख आ रहा है तो दुख निश्चित तौर पर मेरे कर्मों की वजह से ही मुझे मिल रहा है। अगर आज मेरा सिर दुख रहा है तो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो सिर दुख रहा है। आज अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में घाटा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हो रहा है। अचानक कुछ नहीं होता। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष हमारे सामने उन परतों को खोल देता है और प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख रख देता है। कई बार मैं कई लोगों को नेगेटिव चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी पत्रिका में ये खराब है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये ठीक हो रही है। तो उनका एक सवाल आता है, आचार्य जी आप नेगेटिव मत बताइए, आप कुछ पॉजिटिव बताइए, कुछ अच्छा भी है हमारी कुंडली में। मैंने कहा बंधु बताने की ज़रूरत है? किसी को बताना पड़ता है कि गुलाब जामुन है, खा के देखो मीठा लगेगा। वो खाएगा तो स्वतः ही पता लग जाएगा। हाँ, करेला हाथ में देते हुए कहना जरूर पड़ेगा, भाई कड़वा है, ध्यान से खाना। तो यही चीज़ आपके जीवन में भी है कि ज्योतिष आपके सम्मुख सारे भेद खोल देता है, पर आपको समझ आने की देर है कि आप अपनी पत्रिका को लेकर किस तरह से हैं। आप उसका अवलोकन कराना चाहते हैं या सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही वहीं शांत हो जाना चाहते हैं। तो देखिए आप कितना अग्रसर होते हैं उस परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए, ये आप पर है। जी तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब भी आप ऊपर वाले, जब भी आपसे कहा जाता है कि भगवान की अर्चना करिए, पूजा करिए, शिव जी को मनाइए, गणेश जी को मनाइए, तो अक्सर वाकई में लोग ये पूछते हैं कि क्या करें। और जैसे हम अपने घर में नॉर्मली बात करते हैं वैसे ज़रूर बात करिएगा। एक चीज़ मैं छोटी सी जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, परेशान होती हूँ, चिड़चिड़ी होती हूँ, मैं भगवान के आगे कुछ भी बोलना शुरू कर देती हूँ और कई बार गुस्सा भी निकालती हूँ। तो मेरी बहन कहती है कि आप कितनी बदतमीजी से भगवान से बात कर रहे हो। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि आपसे अच्छा माध्यम मुझे नहीं मिल सकता, कि अगर हमें गुस्सा है तो क्या हम वो भी भगवान के सामने निकाल सकते हैं, हम वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी उनको बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए परमात्मा से आप अपने हर दिल की बात कर सकते हैं, वो आपके अंदर बसता है, वो कहीं बाहर नहीं है। पर हमें आदत पड़ी है हर चीज़ बाहर ढूंढने की, हमने हर चीज़ बाहर से ही पाई है, इसलिए हम सोचते हैं वो भी कहीं बाहर बैठा है, तो इसी तरह से हम उसको भी बाहर ढूंढने जाते हैं। हम ज्योतिषी का मत के अनुसार देखें तो हम यहाँ पर आपकी पत्रिका के अनुसार हम ये देखते हैं कि साहब आपका अनुकूल देवता कौन है, तो हम ये कहते हैं कि आप इनकी उपासना करें। अब साथ में अगर आप कहें कि परमात्मा से बात करने की बात आती है तो निश्चित तौर पर आपकी आत्मिकता कितनी है, हम सीधा आंक लेते हैं कि आपका नवम भाव कैसा है, आपका लग्न कैसा है, आपका द्वादश कैसा है। देखिए दृग भाव माना गया द्वादश को, इस बात को अगर आप ध्यानपूर्वक समझें, पर द्वादश अगर किसी व्यक्ति का बलि हो गया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये कहना बड़ा सरल है, पर निश्चित तौर पर जब जीवन में मोक्ष प्राप्ति की बात करी जाती है तो मैं समझता हूँ शायद गिनती के 1 करोड़ के पीछे 2 लोग मिलेंगे जो कहेंगे साहब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। पर वो ये सब ये सोचते हैं कि साहब पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले ये कर लूँ, सारी बातें कर डालेंगे और उसके बाद भी अगर हम कहें कि साहब अब मोक्ष प्राप्त करना है, कोई बात करें मोक्ष की। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मार्केट से खरीद के लेके आना है या कहीं पेड़ पे लगाए फल तोड़ के लाना है, ये अंदर अपने मंथन करना है। मेरे से एक महिला आके कहती हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाली हैं, और मुझसे कहती हैं, कहती साहब मैं सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप करती हैं, आदरणीय है, ज्ञान का भंडार है, सुख की मणि है वो, आप उस मणि को जितना सिमरन करती हैं आप अपने अंदर को साफ करती हैं।
कहती है नहीं जी मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ, दिन में कई बार 2-2 3-3 बार कर लेती हूँ। लोगों को 2 घंटे लगते हैं, मैं तो 1 घंटे में कर लेती हूँ, मेरे को तो मुजबानी याद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या-क्या करती हैं? मैंने कहा उसमें शायद 2 पंक्तियाँ आती हैं, मैंने भी पढ़ा है, ब्रह्मज्ञानी की महिमा है, तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगी? कहती हैं हाँ जी, उसमें कहा है ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। मैंने कहा ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, तो वो कौन है ब्रह्मज्ञानी? मेरा पड़ोसी है, सामने वाला है, रिश्तेदार है, कौन है वो ब्रह्मज्ञानी? कहते हैं परमात्मा के बारे में कहा गया। मैंने कहा नहीं, वो आपके बारे में कहा गया, आप बने ब्रह्मज्ञानी, आप अपने अंदर उतारें उस चीज़ को। आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम ये सोचते हैं हम कोई कथा पढ़ रहे हैं, हम किसी और के लिए कर रहे हैं या हनुमान जी की बढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ हनुमान जी की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्रभु, आप उनसे एक शिक्षा ले रहे हैं कि साहब हमें ऐसा करिए। अब एक मुझे यहाँ रामायण की चौपाई याद आती है। मुझे मेरे गुरु ने एक बार कहा कि जब तुम बहुत परेशान हो तो परमात्मा से इसी रूप में प्रार्थना करना। मैंने कहा कैसे? कहते जही विधि हो या नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। हनुमान जी ने खुद प्रार्थना करी रामचंद्र जी से, हे प्रभु जही विधि हो या नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। अब यहाँ प्रार्थना है, तो यहाँ हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ हम इतना ही इमेजिनेशन में रखें। हम हर आदमी जब पाठ पूजा करता है या कोई चीज़ सोचता है तो इसकी एक पिक्चर बनाता है माइंड में। तो आप भी यही सोचें कि हनुमान जी राम जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने आप को कब खड़ा करेंगे उस जगह पर। इस समय आप ये सोचें कि ये मैं विनती कर रहा हूँ, हे प्रभु हाथ जोड़ के विनती है, जैसे मेरा हित हो सके आप करें, आपको जैसे ठीक लगता हो। अगर आप ऐसे ही सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और ये जो पाठ पूजा है, नित्यनेम है, इसमें ये कहीं से भी नहीं आएगा कि मैं परमात्मा पे गुस्सा निकाल रहा हूँ या मैं उससे बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा मेरा मित्र है, मैं उससे जो चाहूँ कहूँ, वो सुनेगा और वो आपको जवाब भी देगा। ये मेरी शर्त है आपसे, आप करके देखिएगा। स्वतः सुबह उठकर आप परमात्मा से मन ही मन बात करिए। कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, जो भी आप ईश मानते हो, सामने खड़े हो जाइएगा और उनकी आंखों में डाल के बात करिएगा। अगर जवाब ना मिले तो कृपया मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा साहब क्यों नहीं आ रहा। पर अगर ना आए तो उसके पीछे 2 कारण हैं, या तो आप परीक्षा लेना चाहते हैं और या आपके मन में कोई मैल है, अन्यथा आपको जवाब 101% मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि श्रद्धा निष्ठा से जो व्यक्ति कोई काम करता है उसे उसका रिस्पॉन्ड मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल विश्वास भरोसे के साथ, निष्ठा के साथ अगर आप ज्योतिष से भी जुड़ेंगे तो देखिएगा कैसे परेशानियों का समाधान मिलता है। और अगर आपने कभी भगवान से कहा होगा जो मेरे हित में है वो करिएगा, तो ये माध्यम ही है जो ऊपर वाला हमारे लिए बनाता है कि भाई तुम परेशान हो, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ज्योतिष के माध्यम से समस्याएं पूरी होंगी। तो आप ज्योतिष का वो उसने माध्यम बना दिया, आपने टीवी खोला, आपको ये प्रोग्राम दिखाई दिया, तो ये एक माध्यम है, ये एक जरिया है, इसी में ऊपर वाले की मर्जी है। इन चीज़ों को समझें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों फिर होगी आप सभी से मुलाकात, पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और जीवन की तमाम तकलीफें आपके जीवन से हमेशा के लिए
दूर हो जाएं। आज कुछ अलग विषय में बात करते हैं। आज बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र। आपके हाथ और पाँव के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। हम भी जाने हमारे हाथ क्या कहते हैं, हमारे पाँव क्या कहते हैं। देखिए, अक्सर आपने ये सुना होगा कि भाई जब से तुम्हारे पाँव हमारे घर में पड़े हैं तब से हमारे घर की तो बिल्कुल रंगत ही चेंज हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। या फिर कुछ लोगों से कहते हैं तुम तो जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख और धन ही धन होता है। क्यों ऐसा होता है, मतलब हम कैसे जान सकते हैं? और पहले ज़माने में देखा होगा आपने कि जब लड़की को देखने जाते थे तो कहीं ना कहीं चुपचाप और बहानों से लड़की को चलवा कर उसके पाँव देख लिया करते थे या बहानों से उसके हाथ देख लिया करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ और पाँव बहुत कुछ कहते हैं हमारे बारे में। अब क्या कहते हैं ये जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उसका भी ज़रूर क्या उपाय है और कैसे आप उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं ये भी बताया जाएगा। छोटा सा काम करना है, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर फोन करें, लेकिन टीवी के वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखें। दूसरा, अगर फोन नहीं लग पा रहा है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हज़ारों लोग कॉल लगा रहे होते हैं बात करने के लिए, लेकिन लाइंस बिजी जाती हैं, तो फ़ोन के माध्यम से आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, एनसीआर के बाहर है या फिर आप देश के ही बाहर रहते हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं और चाहें तो मुलाकात भी कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, हाथ और पाँव के बारे में जानना चाहूँगी। सामुद्रिक शास्त्र में हालांकि पूरा शरीर ही आ जाता है, पर मुझे लगता है अगर मैं पूरे शरीर के बारे में अभी बात करने बैठूंगी तो समय कम पड़ जाएगा, हमें कॉल्स भी लेनी है। हाथ और पाँव, जैसे मैंने एक उदाहरण दर्शकों को दिया कि पुराने ज़माने में, मुझे अभी भी याद है, मेरे ब्रदर की के फ्रेंड थे, उनके सिस्टर को कुछ लोग देखने आए थे तो बहाने से ना उन्होंने उनको चलाया। तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि देखो ये बहाने से चला रहे हैं ताकि लड़की के पाँव देख पाएँ कि पाँव कैसे हैं, या फिर कुछ कुछ बहाने से हाथ देखने की कोशिश। तो इससे मुझे समझ में आया कि क्या, तब मैं छोटी थी लेकिन तब भी लगा कि क्या ये चीज़ें भी बताती हैं कि इंसान किस किस्म का है, क्या उसकी आदतें हैं। तो मैं जानना चाहूँगी हाथ और पाँव क्या बताते हैं हमारे बारे में। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। मित्रों, जब भी हम इस विषय में बात करते हैं कि हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। वो क्या आती है? ज्योतिष। ज्योतिष के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। पर कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं कि जहां जिस समय अचानक आप किसी से उसकी डिटेल्स नहीं ले सकते, आप अचानक किसी से ये पूछ नहीं सकते कि आप डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं या आपकी पत्रिका है। और मान लीजिए आप कहीं, जैसे इन्होंने कहा कि लड़की देखने गए हैं या लड़का देखने गए हैं, तब आप क्या करेंगे? आज के युग में हम इसको नाम दे देते हैं कि हम उसकी साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं या हम एक तरह से उसके हाव भाव देख रहे हैं। पर इसे हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हम पर कृपा करी, इस पर रिसर्च कर कर हमें ये बताया कि मनुष्य के हर अंग की एक महत्ता है, उसकी एक परिभाषा है कि वो किस प्रकार का है तो उससे क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हाथों और पैरों की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हाथों की ही बात कर लें, जिनकी हम कमाई खाते हैं, जिनसे हम चलते हैं, जिससे हम रोटी खा रहे हैं, जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब ये महत्वपूर्ण कहाँ हो जाते हैं? अब इनको दो भागों में बांट लें, किस तरह से इसको देखें। एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए हाथों की गणना आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ स्त्रियों की बात कर लें, महिला की बात करें, तो एक बच्ची के से लेकर एक महिला बनने तक उसके हाथों की जो स्थिति है उसमें क्या स्थितियाँ हमें बताती हैं कि उसकी नेचर क्या है और वो क्या करेगी। अब सबसे पहली बात, अगर किसी स्त्री के हाथ बहुत भारी हैं या कह लीजिए बहुत रूखे हैं तो निश्चित तौर पर दरिद्रता का जीवन यापन करेगी ऐसी बच्ची। और अगर बहुत सुंदर हैं, कोमल हैं, पतली पतली उंगलियां हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि सुंदरता का प्रतीक क्या है। तो ये निश्चित तौर पर यह प्रदर्शित करता है कि वो धनवान होगी और सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। पर ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि बाकी अंगों के साथ भी आप इसको जोड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि एक सुंदर स्त्री समृद्ध होगी और सुखी जीवन यापन करेगी। कई बार दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता, उसके कारण बहुत सारे होते हैं, पर ये एक लक्षण है, एक लक्षण यहाँ से मिलता है हमें। दूसरी बात हम कर लेते हैं, अगर पुरुष के लिए देखा जाए कि हाथ मजबूत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये हथेली का हिस्सा ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो ये हथेली का हिस्सा अगर चौरस है तो एक पुरुष के लिए बहुत अच्छा है, और अगर ये लंबा है तो वो मध्यम है, और अगर ये आड़ा टेढ़ा सा नज़र आता है, तिरछा सा नज़र आता है, तो ये निश्चित तौर पर दरिद्रता को दिखाता है। अब साथ में और एक और चीज़ जोड़ लें,
जितना ज़्यादा रूखा हाथ होगा या जितनी चीज़ें ये हाथ में हड्डियाँ बड़ी होंगी, कई बार आप देखते हैं यहाँ पर्वत निकले होते हैं जबकि पर्वत यहाँ देखे जाते हैं और कई बार यहाँ पर्वत उठे होते हैं। ये जो श्रृंखला है ये हमें इंगित कर देती है कि हाँ, ये व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, इसे जीवन में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इन चीज़ों से ये चीज़ें समझ आ गई कि साहब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब पुरुषों के साथ में महिलाओं की बात हो गई, अब यहाँ पर हम आ जाएं पैरों की बात कर लें। अब पैरों में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर हम अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं। क्या नहीं ध्यान देते कि आप चलते कौन सा पैर उठाकर हैं। अगर कोई महिला सर्वाधिक उल्टा पैर उठा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो भाग्यवान है, क्योंकि स्त्रियों के लिए उल्टा अंग जो है आगे बढ़ना चाहिए और पुरुष के लिए सीधा। और दूसरी बात, अगर उसके पैर की स्थितियाँ देखेंगे आप तो पैर की स्थिति में सबसे अच्छी बात क्या होगी, जिस तरह हम हाथों को कोमल देखते हैं उसी तरह से पैर को भी हम देखते हैं। अगर किसी स्त्री के पैर आगे से इस तरह फैले हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि वो दरिद्रता के जीवन व्यतीत करेगी और बहुत ज़्यादा शुभ लक्षण नहीं है वो। दूसरी बात, इसी में आप एक और जोड़ लें कि यहाँ पर अगर पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से लंबी है तो ये हम बहुत प्रचलन में सुनते हैं कि साहब वो अपने पति को दबाएगी, ये आप आमतौर पे बात सुनते होंगे। और साथ में घर में कलह पैदा करेगी। और इसी के साथ में एक और चीज़ जोड़ लें, अब पैर की तली के अंदर अगर आप देखें एक कटाव नज़र आता है। अगर ये कटाव नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, तो वो बहुत अधिक भाग्यवान नहीं है, धन के लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। अब ये पुरुष के लिए आ जाएं आप, अगर पैर के साथ में अंगूठे की जो स्थिति है वहाँ अगर बाहर निकला हुआ है, यहाँ गैप ज़्यादा है अंगूठे और उंगली के बीच में, तो भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं है एक पुरुष के लिए। दूसरी बात, अगर वो फ्लैट है, जैसे मैंने पहले बताया, कटाव नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। रूखे हैं, सुंदर नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। और इनसे क्या आएगा ये कहने की आवश्यकता नहीं, दरिद्रता होगी ही होगी। तो यहाँ सारी बातें हमें समझ में आ गई कि हर अंग के लक्षण से आप क्या समझ सकते हैं और क्या लाभ ले सकते हैं, और एक क्षण में ही आप जान सकते हैं कि व्यक्ति क्या है। जी, मतलब कि आप बहुत सही कहा आपने कि हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है डिटेल्स एकदम से नहीं मांगेंगे और ना ही हमें ज्ञान है कि भाई हम डिटेल्स देख के समझ जाएं तुरंत। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका हम ख्याल रख सकते हैं, और ये आज की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आज के बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें होती हैं। लेकिन आप खुद जब आप किसी के हाव भाव देख के समझ सकते हैं, आप किसी के एक्सप्रेशन देख कर आप उस बंदे के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के बारे में आप खुद ही कहते हैं कि अरे उसका तो मुँह हमेशा सड़ा रहता है, वो उसका तो मूड ही अच्छा नहीं रहता है, वो इंसान ही अच्छा नहीं होगा। तो जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा भी भांप कर आप उसके बारे में जान सकते हैं, तो इन चीज़ों को भांप कर भी आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जो आपको बताई जा रही हैं। फिलहाल कृतिका जी वेट कर रही हैं, दिल्ली से बात कर लेते हैं। कृतिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ, डिटेल्स बताएं। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1993। 6 जनवरी 1993। टाइम सुबह 6:15 का। सुबह के 6:15 बजे। जन्म स्थान? मुझे अपने करियर के बारे में जानना था। 1 मिनट, जन्म स्थान बता दें ज़रा आप। हल्द्वानी। हल्द्वानी। क्या जानना चाहती हैं आप करियर के बारे में? एक्चुअली मेरे करियर ने एक फुल स्टॉप ही ले लिया है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब सडनली ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं चल रहा है अभी जी। तो ये कब तक रहेगा, ऐसा मुझे ये जानना था जी। देखिए बेटा, अब यहाँ नेगेटिव नहीं होइएगा कि समस्या अगर कभी जीवन में ऐसी आ जाए कि हमें तरक्की नहीं मिल रही, रुकाव हो गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इंगित करते हैं ग्रह हमें कि हाँ वो क्या चाहते हैं। मैंने आपसे बार बार हर बार ये कहता हूँ हर प्रोग्राम में कि जीवन में कोई भी घटना घटित होती है या कहीं हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है तो वो परमात्मा का दिया हुआ एक अलार्म है जो बज जाता है और हमें बताता है कि साहब कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, रुक के देख लीजिए। और वो देखने का माध्यम ज्योतिष है, क्योंकि उस अज्ञात में झांकने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वह है ज्योतिष। वहाँ जानने का, झांकने का तरीका यही है कि हम अपने भविष्य में अपने वर्तमान को कैसे देखें, कैसे समझें कि ये वर्तमान जो घटना घट रही है इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारा भविष्य क्या होगा। बहरहाल अगर आपकी पत्रिका देखें तो राहु की महादशा, राहु का अंतर है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु की स्थिति देखें तो राहु वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब यहीं से बात निकल के आ जाती है, राहु पीड़ित है। अब राहु पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर ये जीवन में ये समस्या देंगे।
अगर आप इसको इस तरह से देखें, 2003 के बाद से बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली और धीरे धीरे करते करते आज जब यहाँ अंतिम पड़ाव आ रहा है, 2014 पहुँच गया है, तो यहाँ पर केतु का अंतर आया हुआ है। अब केतु के अंतर से यहाँ निश्चित तौर पर राहु और केतु का आपको पूर्ण प्रभाव मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ राहु और केतु की शांति करनी है, आपकी पत्रिका में चंद्र ग्रहण है उसकी शांति करनी है और बृहस्पति को बलि करना है, तभी आपके जीवन में प्रोग्रेस आएगी। तो इसके लिए 3 मुख्यतः उपाय करना है, कृपया नोट जरूर कर लीजिएगा। पहली चीज़, राहु को शांत करने के लिए राहु की पूजा कराएं, चंद्र ग्रहण की पूजा कराएं और साथ में बृहस्पति के लिए केसर का तिलक करें। ये आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा ये उलझन, ये ओहो बचा रहेगा और ये निराशावादी सोच को बढ़ाएगा। और इसलिए ख़ास तौर पे नीले रंग के वस्त्र भूल के भी मत पहनिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, राहु की जब भी बात आती है, देखिए मुझे तो ज्योतिष का ज्ञान है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आती है कि राहु सिर है और केतु धड़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहु का दिमाग बड़ा चलता होगा और वो हमारा दिमाग भी चलाता है जब ये दशा आती है, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मैं उसके अनुसार कह रही हूँ। तो राहु की जब दशा किसी पर भी आती है और अगर आपने कहा कि वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कि हम सिम्टम्स से थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि हाँ राहु हो सकता है कुछ दिक्कत दे रहा हो। बहुत बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, यहाँ पर अगर सिम्टम्स की बात करें, हर ग्रह का एक सिम्टम है। दर्शकों, इन्होंने एक ऐसी बात कर दी है आज जिससे आप ये जान सकते हैं कि हर ग्रह की एक गणना आप जान सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले राहु से ही शुरू कर लूँ तो राहु का पहला सिम्टम क्या है, आलस्य और प्रमाद बढ़ जाएगा, ये पहला सिम्टम है। दूसरा, आपको नीला रंग बहुत पसंद आने लगेगा। तीसरा, आपको अपने से नीचे लोगों में बैठने में बड़ा मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी नेचर में कुछ ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं या कहीं गंदी आदतें हम जल्दी सीख पा रहे हैं। ये इस कुग्रह का प्रभाव हमें मिलता है। अब इसी के साथ केतु की अगर आप बात करें, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, रास्ते भटकने शुरू हो जाते हैं, हम जा कहीं रहे थे पहुंच कहीं रहे हैं, बार बार रास्ता भूल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सूर्य पीड़ित हो जाए तो क्या करेंगे आप, कैसे जानेंगे? बहुत आसान है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मुंह में लार बननी शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, खासतौर पे सीधी आंख से। बड़े आसान से सिम्टम्स हैं। चंद्रमा पीड़ित हो गया, प्यास लगनी बंद हो गई, मानसिक पीड़ा होनी शुरू हो गई, ग्रह कलह होना शुरू हो गया, तनाव होना शुरू हो गया। मंगल पीड़ित हो गया, पेट में अंगारे बनने शुरू हो गए, किसी तरह से एसिड बनना शुरू हो गया, ये सारे सिम्टम्स आ गए। बुध पीड़ित होगा, आपका कम्युनिकेशन फॉल्स होना शुरू हो जाएगा, आप फम्बलिंग करना शुरू कर देंगे, बातों में अटकना शुरू कर देंगे, रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएंगे। साथ में अगर बृहस्पति पीड़ित हुआ, आर्थिक संकट आना शुरू हो जाएगा। अब 9 ग्रह की गणना इस तरह से कर सकते हैं बहुत सरलतम रूप से, और खास तौर पे जब हमें ये ध्यान नहीं रहता। आज मैंने बता दिया, आप नोट भी कर लीजिए, पर जब ये घटित हो रहा होगा ना तो शायद याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसी के लिए हम कहते हैं कि समय रहते पत्रिका का अवलोकन करा लें। क्यों? क्योंकि जब वो हो रहा होता है तो हमें दिख नहीं रहा होता, हमें समझ नहीं आ रहा होता है। एक व्यक्ति मुझे आके कहते हैं, साहब पता नहीं क्या बात है, घर जाता हूँ डस्टिंग करने का दिल करता है, सफाई करने का दिल करता है। मैंने कहा भाई शनि पीड़ित हुआ है, मेहनत करवाना चाहता है, अब वो जी थोड़ मेहनत करवाएगा तुमसे। मैं क्या वजन उठाने का दिल कर रहा है? कहता हाँ, पता नहीं क्या बात हो गई, भारी भारी चीज़ें सामान उठा उठा के इधर से उधर रख रहा हूँ। मैंने कहा शनि पीड़ित हुआ है इस समय। देखिए वृश्चिक राशि में शनि आया हुआ है, गोचर में भी और आपकी पत्रिका में भी पीड़ित है वो। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, ये सही कहा आपने कि जब से ये परिस्थितियाँ बनी, दशा आई और मैं ये करने लगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये सिम्टम्स देते हैं। अब एक व्यक्ति आके मुझे कहते हैं पता नहीं मेरी मिसेस के साथ क्यों नहीं बन रही है आजकल, और मिसेस छोड़िए बाहर किसी भी स्त्री से बात करता हूँ तनाव हो जाता है, लड़ने को पड़ती हैं, पता नहीं सब स्त्रियाँ मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मैंने कहा भाई शुक्र पीड़ित हो गया है, शुक्र महिलाओं का कारक है और वो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से हार्म पहुँचाएगा, तंग करेगा आपको। पहचानिए इस भाषा को। तो जब इन बारीकियों को आप समझना शुरू कर देंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आपको ज्योतिष की वो कुंजी हमने आज दे दी है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कहाँ से अलार्म बज रहा है, क्या है। आपको ठीक नहीं करना आता कोई बात नहीं, पर आप एटलीस्ट अलर्ट तो हो जाएंगे। अब आप ये जान तो पाएंगे कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, और अगर जान गए तो मान लीजिए आप उसका हल भी ढूंढ पाएंगे। आप आइए हमारे पास, हम बताने को तैयार बैठे हैं, हम सेवा में अग्रसर होने को तैयार हैं। पर बात यह है कि आप इस भाषा को पहचाने तो सही, आप इस कमी को जाने तो सही। उल्टा होता क्या है, आंखों से पानी आ रहा है, पता नहीं शायद क्या हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई। हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसको इस तरह से नहीं लेते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहम करें, किसी तरह से आप साइकोलॉजिकल ये डर बैठा लें। हम ये कहते हैं कि हर ग्रह की एक भाषा है और वो अलार्म बजाता है, दिखाता है कि एक
ये गड़बड़ है भैया, यहाँ से तू अलर्ट हो जा। और अगर आप अलर्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को आप समाप्त कर लेते हैं और एक सरल रास्ता आपके सामने खड़ा है कि आप खुशहाली की तरफ, सुख की तरफ बढ़ सकते हैं। आपने बताया कि राहु अगर ख़राब है तो आलस से आएगा, गंदी आदतें हो जाएंगी। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, जब उनको समझ में आने लग जाता है कि बच्चा गलत राह पे जा रहा है, कुछ पेरेंट्स समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ को लगता है कि सीधे मार पीट के ही इनको समझाना चाहिए, ये तभी समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मारना पीटना, और अगर वो इस तरीके के हो गए हैं तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे, वो एक टाइम आएगा कि वो आपको भी उल्टा जवाब देना शुरू कर देंगे। उसमें उपाय करके कितनी जल्दी उनको ठीक किया जा सकता है? देखिए, आप मुझे लगता है शायद आपने आज कसम खाई है कि आज राहु का आज सारा भेद खोलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपकी ये भाषा प्रदर्शित कर रही है कि राहु आ गया है, कहीं से राहु का ग्रह पीड़ित हो गया है, तो मारपीट आप व्यक्ति के शरीर को रहे हैं, उसकी आत्मा को आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि को कुछ नहीं कर सकते। जहाँ प्रभाव ग्रह का जब आता है तो शरीर को आप जितना मर्जी रोकिए, पकड़िए, कुछ भी करिए, वो व्यक्ति वैसा ही रहने वाला है। मूलतः जो मानसिकता बनी है हमें वो बदलनी है। एक व्यक्ति अब व्यसन पान करने लगा, राहु आया, उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। अगर आप देखें, राहु मंगल के साथ जब भी बैठेगा या राहु पीड़ित होगा, व्यक्ति स्मोक करना शुरू कर देगा। अष्टम राहु ही सबसे पहले नेचर देता है, नोटिस कर लीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आप वो देख रहे हैं कि वो स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्यों कर रहा है पता लग गया। अब आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएं, उससे लड़ें झगड़ें, इससे कुछ नहीं है। राहु तो अपना काम कर रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हैं जिसको रोकना था, आप रोक उसको रहे हैं जो बाहर है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पत्रिका का अवलोकन कराकर जानें और उसकी सटीक उपाय करें, जड़ से उस रोग को समाप्त करें, बजाय कि ऊपर ऊपर आप उस चीज़ को रोकने के लिए। आप किसी व्यक्ति को शराब पीने से, सिगरेट पीने से रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। उसके हाथ पांव बांध दीजिए, किसी कमरे में बंद कर दीजिए। मैं देखता हूँ अक्सर लोग नशा मुक्ति केंद्रों में लोगों को एडमिट करा देते हैं, 4-4, 6-6 महीने बाद वो जब वापस आते हैं और उससे बड़े ज़्यादा वो पियक्कड़ बन जाते हैं और ज़्यादा नशा करने लगते हैं, और कई बार तो इतना बीमार हो जाते हैं कि जान पे बनाती है। इससे बेहतर है कि आप समझें इस चीज़ को कि कारण क्या है, कहाँ से आप ये समस्या लेके आ रहे हैं, उसका मूल नाश करिए। मेरा ध्येय हमेशा से रहा है कि किसी भी समस्या का मूल नाश करें, चाहे थोड़ा लंबा तय करना पड़े, कोई बात नहीं है, पर मूल नाश होना चाहिए, जड़ खत्म होनी चाहिए। अगर जड़ खत्म नहीं है, रोग दोबारा पनपेगा। एक व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में डालकर आपने राहु से बचाया नहीं है, आपने राहु से सिर्फ छुपाया है। जब वो दोबारा बाहर आएगा तो फिर दृष्टिपात होगा। एक व्यक्ति को आपने चीज़ें नहीं दी हैं तो क्या इसको समझते हैं? एक व्यक्ति कहता है साहब मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? डॉक्टर ने मना किया है ना, खून आया था उल्टी के अंदर, उसके बाद से पीनी बंद कर दी। तो मैं उससे सरलतम सा प्रश्न पूछता हूँ, अगर खून आना बंद हो जाएगा तो? नहीं, फिर तो अगर डॉक्टर साहब परमिशन देंगे तो एक पैक ले लेंगे। यानी कि मन में ये कहीं ना कहीं बात, इच्छा है, आप शुरू करेंगे तो अंदर से ये इच्छा समाप्त हो, ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा कि किसी भी बच्चे में या पुरुष में, महिला में, किसी में भी अगर इस तरह की प्रेरणा आप देखते हैं कि राहु की वजह से वहाँ ये मानसिकता आ रही है, तो आप उसको वहाँ जड़ से समाप्त करें। उस व्यक्ति विशेष से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे, हम पुस्तक के आगे पढ़ा करते थे, एक चैप्टर आता था पहले पेज पे कि आप बुराई से नफरत करें, व्यक्ति से नहीं। अब हम उल्टा करते हैं, हम व्यक्ति से नफरत करते हैं और उसको मारते हैं, उससे लड़ते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये कर क्यों रहा है, इस बेचारे पे तरस खाएं, इसकी सहायता करें। हम पत्रिका दिखाकर, ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोमेडिकल के माध्यम से इसका इलाज करें और इसको आगे बढ़ाएं। पर हम ऐसा करते नहीं हैं, हम सिर्फ उस दोष से ही लड़ाई लड़ने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं आप। एक तो पहले आप ये ठान लें कि जो भी आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं या फिर कोई भी हैं, आपको लगता है कि इस राह में जा रहे हैं, आपके अपने कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो अभी हमने राहु के बारे में बताई। हालांकि सभी ग्रह के बारे में हमने सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन राहु का एक मैंने टॉपिक उठाया कृतिका जी की कॉल के बाद, तो मुझे लगा मैं इस पर बात करूँ। तो आप एक तो मेंबरशिप ले लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आपको लगता है आपका बच्चा आपका अपना आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो एक बार आप आचार्य जी से मुलाकात करवा दें। साथ ही साथ उस बच्चे के दिमाग में भी ये चीज़ ज़रूर आएगी कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अब तक तो मुझे उसके लिए पीटा जा रहा था, लेकिन इसका क्या रीज़न था, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। पहले तो मैं ऐसा नहीं करता था, अब मैंने क्यों फटाफट इसको शुरू कर दिया और इसको मैं इस गंदी आदत को अपनाए जा रहा हूँ और इससे अच्छा मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, इससे प्यारा मुझे कुछ नहीं लग रहा है।
तो उसको जब वो रीज़न समझ में आएगा तो उसके उपायों के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। कॉलर वेट कर रही, रेणु जी बात कर लेते हैं। रेणु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। डिटेल्स बताएं। 1 सितंबर 1 सितंबर। हाँ जी 1 सितंबर 1977 10:30 AM और पानीपत। क्या जानना चाहती हैं रेणु जी? जी एक्चुअली मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती जा रही है, मतलब जीने का मन ही नहीं करता, ऐसी हो गई है सिचुएशन। बहुत अच्छा है। देखिए आपने कम से कम ये शुरुआत तो करी, पहल तो करी, ये पहचानने की और मानने की। ये बड़ा हौसले की बात है कि एक व्यक्ति एक अपने मुंह से कहे कि भाई साहब मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ। और अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो उसका इलाज है, और अगर बीमारी पकड़ में आ गई है तो समाप्ति भी हो जाएगी। बहना पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, हमें वो समझना है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जिनकी हम अभी बहुत चर्चा कर रहे थे उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, उन्हीं की कृपा में आप जी रहे हैं। सूर्य के अंतर में केतु की दशा आई हुई है, और केतु चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाया हुआ है, षष्ठम भाव में, रोग ऋण शत्रु स्थान में। अब यहाँ होता क्या है, सूर्य में जब केतु आते हैं तो आत्मिक तौर पे व्यक्ति टूटने लगता है, और चंद्रमा को वैसे ही उसने ग्रसित किया हुआ है। अब जब चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कारसा मन का, अब चंद्रमा मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है। पल पल देखिए चंद्रमा ही एकमात्र ग्रह है, इस पर भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं, और आपके सामने ये बात बहुत खूब से आ रही है कि चंद्रमा ही एकमात्र ग्रह है जो हर समय प्रगति कर रहा है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है, इतना फास्ट चलने वाला ग्रह। और जो इतना फास्ट चलता है, आप सोचे इतनी तीव्रता जिसमें है, वो मानसिकता पे कितना प्रभाव देता होगा। ये देखिए समुद्र में ज्वार भाटे आ जाते हैं, आप किसकी वजह से आते हैं? चंद्रमा के। हाई टाइड आप सुनते हैं कि आज पूर्णिमा हाई टाइड है, भाई सेफ हो जाइए, सारे सेफ गार्ड्स कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्यों होता है? चंद्रमा की वजह से। तो ये चंद्रमा जब पीड़ित हुआ, इसे ग्रहण लगा आपकी पत्रिका में, तो आप सोचिए आपके विचार कैसे हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। और साथ में ही अगर आप जोड़ दें इसके साथ में सूर्य की स्थिति, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य सोलर सिस्टम का बेस है। अगर इस बेस में ही कहीं गड़बड़ी आएगी तो पूरा सोलर सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो बाकी 9 ग्रह भी पीड़ित होते हैं। तो उसी प्रकार से ये स्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं। तो बहरहाल सबसे पहला काम क्या करना है, सूर्यास्त के बाद दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, पूर्णिमा का उपवास करना है। और दूसरी बात आपको जो सबसे पहली करनी है, सूर्य की उपासना करनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ही ले लीजिए, कुछ भी करें, ये मंत्र जाप करके अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं और साथ में जल देते हैं तांबे के लोटे से। देखिए मित्रों, आपको एक चीज़ बताऊं मुझे कि लोग क्या करते हैं जल देते हुए। मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूं, पर मैं हाथ जोड़ के निकल जाता हूं, मैं टोकता नहीं, क्योंकि आज का समय वो नहीं कि आप किसी को समझाएं और सामने वाला सुनने को तैयार हो। क्योंकि मैं सामने यहाँ सर्टिफिकेट लगा के नहीं चलता कि मैं आचार्य हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अगर कोई जानता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहता। सूर्य नमस्कार किया जाता है ऐसे, यहाँ से जल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सूर्य को जल दे रहे हैं, जबकि सूर्य को जल से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंटिफिकली अगर आप समझें, सूर्य को जल यहाँ से दिया जाता है। इसके बीच में जो जल के बीच में आपकी आंखें सूर्य को देख रही हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को वहाँ ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वो आपके लिए एक फ़िल्टर का काम कर रही हैं। वो पानी की धारा, उसमें से आपको सूर्य को नमस्कार करना, मंत्र उच्चारण करते हुए सूर्य का बल आप ले रहे हैं, अपने मस्तिष्क पर वो किरणें डाल रहे हैं, और उससे सूर्य बलि हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको पूर्ण फल भी मिलता है और सूर्य बलि भी होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है। एस्ट्रोलॉजी कोई यूं ही बच्चों का खेल नहीं है, यूँ बातें नहीं है कि सिर्फ आप इस तरह कर लें और बैठ के कह दें कि साहब सूर्य को नमस्कार कर लें, चंद्र को नमस्कार कर लें। इस तरह से इनका तर्क है, आप साइंटिफिकली इनको प्रूव कर सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं, इस पर तर्क किया जा सकता है। तो अगर आप इस तरह करेंगी तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, और ये नकारात्मक सोच भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और ख़ास तौर पे नॉनवेज भूल के मत खाइएगा बहना, अगर आपके घर में बनता है तो आप कृपया परहेज जरूर करिएगा, ये आपके लिए लाभकारी होगा। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है, लेकिन ये सिर्फ महज बोलने में छोटी हैं, लेकिन आपके जीवन को बहुत अच्छे से परिवर्तित कर सकती हैं। और जो नेगेटिव आप हो गई हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक बार मुलाकात कर लें आप आचार्य जी से, क्योंकि आचार्य जी मुझे लगता होगा ऐसे बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो फिर भी एक नई बात होती है, लेकिन आपके पास बहुत से ऐसे टूटे हुए लोग आते होंगे जिनका कहना होता होगा कि मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। और ऑब्वियस है, जिसके साथ होता है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों के लिए समझाना बहुत आसान हो सकता है कि अरे नहीं, हिम्मत मत हारो, लेकिन
ऐसे लोगों को आप समझाते हैं और आपके माध्यम से लोगों को एक नई किरण दिखती है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आपने अभी चंद्रमा की बात की, आपने सूर्य की बात की। चंद्रमा माता का कारक भी माने जाते हैं और सूर्य पिता का कारक माने जाते हैं। कोई ऐसे उपाय कि हम माता पिता को खुश करके इनको सही रख सके? क्योंकि अगर चंद्रमा खराब है, दिमाग हमेशा खराब रहेगा, सूर्य खराब है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वहाँ पर भी हम टूटे रहेंगे, तो क्या करें? देखिए, अब चंद्रमा और सूर्य को प्रसन्न करना है तो माता पिता की सेवा तो सबसे पहली चीज़ है। और अगर आप अपने जीवन में इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ें 2 कर लीजिएगा अपने घर के अंदर। वास्तु के आधार पर अगर आप देखें जी कि माता पिता की सेवा के बाद घर में क्या आप कर रहे हैं जिससे सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। पहली चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ वास्तु की टिप के अंदर में, कि जहाँ आपका चूल्हा रखा है, जहाँ आपका गैस रखा है, उसके नीचे गंदगी मत रखिए। दूसरा, जल तत्व को हमेशा जल स्थान पर रखिए, अग्नि कोण में या अग्नि स्थान पर न रखिए। और जल को इकट्ठा होकर दूषित मत होने दीजिए। कई बार आप देखते हैं घर में ऐसे स्थान बन जाते हैं कि वहाँ पानी इकट्ठा होता रहता है, वो मत होने दीजिए, उससे दोष उत्पन्न होते हैं और चंद्रमा सूर्य दोनों पीड़ित होते हैं। जी, तो ये छोटी सी आज की वास्तु टिप थी जिसके थ्रू आप अपने सूर्य और चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ माता पिता का सम्मान करेंगे तो फिर देखिएगा कि जो मानसिक तनाव है वो कितना कम हो जाता है। और अगर कोई टेंशन्स आ भी रही हैं तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी परेशानी है, आचार्य जी से ज़रूर मुलाकात करें। मैं ये प्रोग्राम करने के बाद ही इतना पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग जब मुलाकात करेंगे, तसल्ली से बैठकर अपने जीवन के बारे में बताएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा आपका जीवन और कितना पॉजिटिव हो जाएगा आपका जीवन। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम सबको आप पॉजिटिव करके जाते हैं और हमको लगता है कि अब जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो गई हैं। स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर हम यूं ही पॉजिटिव होंगे, पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।